इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड इसे प्रिपेयर करता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो जेड शेप रिकवरी मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, यहाँ पे इकोनॉमिक क्विकली राइज करके आफ्टर अ क्रैश। फिर वी शेप रिकवरी होती है इस तरीके से। यू शेप रिकवरी में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है रिकवर करने में, यू शेप रिकवरी। एंड देन हमारे को डब्ल्यू शेप रिकवरी, तो पहले फॉल की फिर राइज की, सेकेंड वेव आई फिर फॉल की फिर राइज की, दिस इज डब्ल्यू शेप रिकवरी। मोस्ट अगर देखें वो सिनेरियो होगा एल शेप रिकवरी, कि हमारी जो इकोनॉमी इस तरीके से थी फिर क्या हो गई, बिल्कुल नीचे चल गई, हमेशा ही नीचे रही। तो जेड शेप रिकवरी अनरियलिस्टिक सिनेरियो होता है, ऐसा हो नहीं सकता, अनरियलिस्टिक है थोड़ा। इसमें क्या होता है, ग्रोथ है क्विकली ग्रोथ राइज शार्पली फ्रॉम द लोज विच आर हायर देन द ट्रेंड लाइन्स एंड स्टेज देयर। फिर लोज से क्या हुआ, ग्रोथ राइज और करने लगे और ज़्यादा हायर चली गई, ठीक है। पहले यहाँ पे थी ग्रोथ, अब और ज़्यादा बढ़ गई। अनरियलिस्टिक सिनेरियो है जेड शेप रिकवरी, कि ग्रोथ बढ़े कोरोना के टाइम, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जेड शेप रिकवरी अनरियलिस्टिक है। मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक इन्होंने बताया है जेड शेप रिकवरी, एंड अनरियलिस्टिक है जे, और वर्स्ट सिनेरियो है एल शेप रिकवरी। कनाडा बेयर टू नेसेसिटी इंडेक्स विल टॉक अबाउट, तो इसे इकोनॉमिक सर्वे में लॉन्च किया है BNI, तो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स लॉन्च किया है हाउस होल्ड रूरल अर्बन एरियाज, तो पूरा एक रूरल एरिया, अर्बन एरिया और ऑल इंडिया लेवल, तो तीनों लेवल पे, रूरल अर्बन एंड ऑल इंडिया लेवल। तो इसमें 26 इंडिकेटर्स हैं, 5 डायमेंशन है। तो 5 डायमेंशन हाउ विल रिमेंबर, इस तरीके से घर बना देते हैं। तो यहाँ पे पानी है, तो वाटर, सफाई रहनी चाहिए, ये पानी गिरा है, यहाँ पे सफाई रहनी चाहिए। तो फिर हो गया सैनिटेशन, यानी पूरा क्या है, एक माइक्रो एनवायरनमेंट है, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड हाउसिंग, घर होना चाहिए, घर होना चाहिए, घर में पानी होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, एंड अदर फैसिलिटी। तो 4 चीज़ हो गई, तो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है, उसके अंदर घर, पानी, सैनिटेशन और अदर फैसिलिटीज़। तो ये 5 चीज़ें देखेंगे, 26 इंडिकेटर्स हैं एंड इंडिकेटर्स, ठीक है। ये देखेंगे कि हाउसिंग की नहीं है, बाथरूम, किचन, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, वाटर फैसिलिटीज़, क्लीन कुकिंग, फ्यूल, डिसीज फ्री इन्वायरमेंट, तो माइक्रो एनवायरमेंट। तो BNI है, तो इसका कहाँ से आएगा, 2 NSO राउंड लिया, नेशनल सैम्पल ऑर्गेनाइजेशन के जो राउंड्स हुए हैं, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, हाउस होल्ड कंडीशन, ठीक है। तो 69 हुआ था 2012 में, 76 राउंड हुआ है हमारा, और 2018 में। तो NSO राउंड से हमें पता चलेगा बेयर नेसेसिटी इंडेक्स, इकोनॉमिक सर्वे निकाला है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये पब्लिश किसने किया है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट एंड वन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO के साथ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इसे प्रिपेयर करके। तो जो स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशन, WIPO स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशन, तो ये असिस्ट करती है इकोनॉमी कि उनकी इनोवेशन परफॉर्मेंस कितनी रही है। तो इंडिया टॉप 50 कंट्रीज़ में आ गया इनोवेशन में, फर्स्ट टाइम 2020 में टॉप 50 में आया है, और सबसे पहले आया था 2007 में। अब देखो इंडिया टॉप 50 में आ गया, पहले इंडिया की रैंक थी 2015 में 81, फिर 48 हुई, ठीक है। तो अगर सेंट्रल एंड साउथ एशिया में देखें, इंडिया की रैंक फर्स्ट है एंड थर्ड है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज़ में अगर देखा जाए। 7 पिलर जो भी है इंडिया की रैंक अब 27 है नॉलेज में एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में, 31 है मार्केट सोफिस्टिकेशन, 55 है बिजनेस सोफिस्टिकेशन, 60 है ह्यूमन कैपिटल इन रिसर्च में, 61 इन इंस्टीट्यूशन, 64 इन क्रिएटिव आउटपुट, 71 इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमें पिलर्स याद रखने हैं। तो हमारे 7 पिलर्स हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के। एक तो नॉलेज कैसी है, टेक्नोलॉजी आउटपुट, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, एंड देन क्रिएटिव आउटपुट, एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 7 हमें पिलर्स याद रखने हैं इसके ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के। एंड इसके 2 सब इंडेक्सेस हैं, एक तो इनोवेशन सब इंडेक्स एंड इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स। इस 7 पिलर्स हैं, जिसमें 3 सब पिलर आते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू टोटल 80 इंडिकेटर। तो इनोवेशन इनपुट सब इंडेक्स एंड इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स, एंड इक्वल वेटेज है इन कैलकुलेटिंग ओवर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन इनको सब इंडेक्स के 5 पिलर, इंस्टीट्यूशन, ह्यूमन कैपिटल इन रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन। तो इनोवेशन आउटपुट सब इंडेक्स से 2 पिलर है, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल आउटपुट एंड क्रिएटिव आउटपुट्स। फिर हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो IIP इसको मंथली कंपाइल करता है, CSO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसमें बेस है 2011 एंड 12। इसमें एयर कोड इंडस्ट्री है, यहाँ पे इनका है 40%। तो यहाँ पे इनका है RES, EC एंड CF। तो याद रखना है RES, R से रिफाइंड प्रोडक्ट, E से इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल। तो पहले कोल आता है फिर क्रूड ऑयल आता है, कोल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंडिया में। नेचुरल गैस, देन सीमेंट आता है तीसरे C से। तो पहले से कोल, दूसरे से क्रूड ऑयल, तीसरे से सीमेंट, एंड लास्ट में फर्टिलाइजर्स। तो IIP सिर्फ ये देखता है फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, फिजिकल वॉल्यूम क्या हुआ है, दिस मेजर ओनली ऑन द फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इज अ गवर्नमेंट एजेंसी इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI। ये गवर्नमेंट एजेंसी RBI मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यूज़ करता है फॉर पॉलिसी मेकिंग पर्पस। IIP एक्सट्रीमली रेलिवेंट है फॉर द कैलकुलेशन। क्वार्टरली GDP एस्टिमेट में IIP को यूज़ किया जाता है। कोर सेक्टर इंडस्ट्री देखिए, 8 कोर सेक्टर है जिसमें कोल आ गया। तो हमें याद रखना है कि ये फिजिकल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन दिखती है, ये फिजिकल वॉल्यूम कितना प्रोडक्शन हुआ है, एंड ये GDP एस्टिमेट में यूज़ करते हैं IIP को।
कोर सेक्टर इंडस्ट्री, एयर कोर सेक्टर है यहाँ पे हमारी है, गैस, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, ये सब है। फिर 40% जो आता है हम डिस्क्रीजिंग और हम देख चुके आर एस, सी सी, एन सी एफ। फिर हमारा कोविड-19 स्ट्रिजेंटी इंडेक्स, तो ये अमंग द मेट्रिक्स यूज्ड बाय ऑक्सफोर्ड कोविड-19 रिस्पॉन्स ट्रैकर उसने किया है। तो ये एग्जामिन करते हैं कि कंटेनमेंट पॉलिसी कहते हैं स्कूल, वर्क प्लेस, इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्टे एट होम पॉलिसी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये IMF ने सर्व किया, यूजली पब्लिश ट्वाइस ईयर, तो ये 2 बार होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। एनालाइज प्रेडिक्ट करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द नियर द इकोनॉमिक आउटलुक IMF प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो रिसेंट इकोनॉमिक आउटलुक क्या है, इंडिया का GDP है कितना होगा, 10% कॉन्ट्रैक्शन है अकॉर्डिंग टू IMF, लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एसेंट उसमें टाइटल है, रिलीज किया IMF ने। बिजनेस एक्सटेंट ऑफ द डिस्क्लोजर इंडेक्स, ये बताता है किसका इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड है थ्रू द डिस्क्लोजर ऑफ ओनरशिप एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। बिजनेस ऑफ एक्सटेंट डिस्क्लोजर इंडेक्स, अगर कोई अगर बिजनेस अपना डिस्क्लोज करता है ओनरशिप और उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो कितना ज़्यादा वो प्रोटेक्टेड है इन्वेस्टर, तो इसे बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा निकाला जाता है बिजनेस ऑफ एक्सटेंट डिस्क्लोजर इंडेक्स। तो गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस इंडेक्स, तो ये निकालता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, तो ये देखता है कि पब्लिक सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिकेशन टू रेज द क्वालिटी ऑफ द और कीपिंग देम हाई, कितनी ज़्यादा है, तो ये देखता है गवर्नेंस, ये इफेक्टिवनेस को निकालता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो बिजनेस एक्सटेंट ऑफ डिस्क्लोजर इंडेक्स, अगर आप बिजनेस की अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करो तो आप कितने प्रोटेक्टेड हो, गवर्नमेंट इफेक्टिव लग जाए, गवर्नमेंट कितनी इफेक्टिव है, दोनों निकालता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। फिर वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर, तो ये कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप निकालता है वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट इंडिकेटर रिपोर्ट। 6 डायमेंशन यहाँ पे गवर्नेंस की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक गवर्नेंस इंडिकेटर्स। गवर्नेंस की बात करें वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने निकाला गवर्नेंस पे, गवर्नेंस पे निकाला, बिजनेस प्रोटेक्शन पे निकाला, बिजनेस एक्सटेंट ऑफ डिस्क्लोजर इंडेक्स पे। तो वो ऐसा अकाउंटेबिलिटी क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, वायलेंस कम होना चाहिए, गवर्नमेंट कितनी इफेक्टिव है, रेगुलेटरी रूल ऑफ लॉ, करप्शन कितना कंट्रोल है। तो 6 इंडिकेटर 214 इकोनॉमी, क्या किया है इन्होंने, 6 इंडिकेटर 214 इकोनॉमीज आर स्कोर्ड इन ईच ऑफ द एवरी ईयर, हर साल स्कोर करते हैं। इंडेक्स लॉन्च बाय नीति आयोग, तो नीति आयोग कौन कौन सा इंडेक्स निकालते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल की हालत क्या है, हेल्थ स्टेट प्रोग्रेस ऑफ इंडिया रिपोर्ट, जैसे हेल्थ इंडेक्स भी बोलते हैं, हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग निकालते हैं। हेल्थ स्टेट प्रोग्रेस ऑफ इंडिया रिपोर्ट, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, SDG इंडिया इंडेक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स एंड एग्रीकल्चर मार्केट फेयर फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स। तो ये सारे इंडेक्स को निकालते हैं नीति आयोग। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, हेल्थ स्टेट प्रोग्रेस ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑल्सो नोन एज हेल्थ इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, SDG इंडिया इंडेक्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स, एग्रीकल्चर मार्केट एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स। फिर स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स नीति आयोग ने लॉन्च किया है। केरला एंड राजस्थान सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे मिलती है, कहाँ पे हमें मिलती है, रैंक है राजस्थान। सो मस्ट रिमेंबर बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इन राजस्थान एंड केरला, सो 2 स्टेट्स में मिल रही है। एंड ये क्या है, ये नीति आयोग का एफर्ट है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। तो ये देखता है, ये रैंक करता है स्टेट्स को वेरियस इंडिकेटर, जैसे वाटर, हेल्थ, ईज ऑन डूइंग बिजनेस, एंड इंकरेज करता है डेटा ड्रिवन पॉलिसीज। ये कहाँ से डेटा लेता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे ऑफ द 2017-18 एंड यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन डेटा 2016-17, गिनी कोफिशिएंट। तो ये इनइक्वालिटी को बताता है, 0 का मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, 1 का मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो 0 का मतलब इक्वालिटी है, 1 का मतलब परफेक्ट इनइक्वालिटी है। एक होता है अतिक्षण, एक होता है अतकिंशन इंडेक्स एंड जनरलाइज एंट्रोपी इंडेक्स। तो ये दोनों, ये सब इनइक्वालिटी के लिए, गिनी कोफिशिएंट हो गया, अतिक्षण इंडेक्स हो गया, एंड जनरलाइज एंट्रोपी इंडेक्स, इट इज फॉर इनइक्वालिटी। अतिक्षण इंडेक्स, अतिक्षण इंडेक्स एंड जनरलाइज एंट्रोपी इंडेक्स, दीज आर फॉर इनइक्वालिटी एंड गिनी कोफिशिएंट। 0 मतलब इक्वालिटी, 1 मतलब इनइक्वालिटी। तो गिनी कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, हम डायग्राम से निकालते हैं इस तरीके से, ऐसे कुछ इस तरीके से होता है, जितना ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी। 0 मतलब लाइन ही ओवरलैप करी तो बोला परफेक्ट इक्वालिटी। फिर होता है दैट इज एजुकेशन एट ग्लांस रिपोर्ट, किसने निकाली, OECD ने। एंड एजुकेशन एट ग्लांस इज इंफॉर्मेशन बताती है कि स्टेट ऑफ एजुकेशन क्या चल रही है। OECD ऑर्गेनाइजेशन है अब द इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, इंडिया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन 37 मेंबर कंट्री, 1961 में स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ाना, वर्ल्ड ट्रेड बढ़ाना, इंडिया मेंबर नहीं OECD का। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये टाइटल है नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट इन द एंथ्रोपोसीन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये रिलीज़ कौन करता है, न्यूट्रिशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज़ करता है। ये फर्स्ट टाइम 1990 में रिलीज़ करी थी। तो SDR ऑफिस 5 कंपोजिट इंडेक्स निकालता है, SDI इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, देन जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एंड जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ऐसे कौन निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
जेंडर डेवलपमेंट एंड जेंडर इनक्वालिटी, मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्ट्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इनक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर से लिए जेंडर इनक्वालिटी, जेंडर डेवलपमेंट, जेंडर इनक्वालिटी एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्ट इंडेक्स। तो 3 पैरामीटर को देखता है हेल्थ, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे देखता है, देखो तुम देखते हैं HES, हेल्थ लिख सकते हैं, दैट इज हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे देखा है, GNI पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो इसमें स्टैंडर्ड लिविंग देखा जाता है द ग्रॉस नेशनल पर कैपिटल पर ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा। तो इंडिया की जो रैंक है 2 गिर गई है, 131 आउट ऑफ 189 कंट्री। नॉर्वे ने टॉप किया है। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो गिर गई है 2019 में, मतलब परचेसिंग पावर पे एमटी। तो इंडिया की ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा गिर गई है। ठीक है, कितनी हमारी पर कैपिटा इनकम, $6,000 अराउंड। इंडिया 5th है, इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी में इंडिया 5th नंबर पे आता है। वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट ने 2006 का इनिशिएटिव है। किसका रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, जस्टिस रूल ऑफ लॉ ओवर जगह जस्टिस है। तो 2006 में आया था इनिशिएटिव अमेरिकन बार एसोसिएशन, अमेरिकन बार एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकालते हैं। 2009 में लॉन्च किया था। डेटा कौन प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, एंड इट इज यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड इज वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स। ईज ऑन डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। इंडिया की 14 रैंक बढ़ गई है इसमें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 63 टू, ठीक है 63 हो गई थी 77 अगर देखें लास्ट ईयर, अमंग 129 नेशन में इंडिया की रैंक बढ़ी है। ठीक है, 190 नेशन में इंडिया की रैंक काफ़ी बढ़ गई है, 63 स्लॉट हो गई है। तो इंडिकेटर्स 10 पैरामीटर पे होता है। एक होता है कंस्ट्रक्शन परमिट, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर, पेइंग टैक्सेस एंड ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम प्रोवाइड करता है हेल्थ केयर अप तक 5 लाख पर फैमिली पर ईयर एंड floater basis, which means it can be paid only by one or all the members of the family। ठीक है, जो 5 लाख पर फैमिली, या तो एक ही मेंबर या सारे मेंबर यूज़ कर सकते हैं 5 लाख। एक ने 2 लाख यूज़ कर लिया, एक ने 1 लाख, दूसरे ने 3 लाख, 2 लाख यूज़ कर लिया, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 5 लाख तो मिलेंगे हर साल पर फैमिली। तो हाउस होल्डर वर इंक्लूडेड ऑन द deprivation ऑक्यूपेशन क्राइटेरिया ऑफ सोशो इकोनॉमिक काउंसिल 2011 फॉर द रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो सोशो इकोनॉमिक काउंसिल का डेटा यूज़ किया जाता है रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो स्कीम प्रोवाइड फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन थ्रू network of public and independent private healthcare providers। It also provide for the 3 day of प्री हॉस्पिटलाइजेशन, 3 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन, 15 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। 3 दिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन आ जाओ और सपोज आपका एक कुछ हुआ तो 15 दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइज हॉस्पिटल में रह सकते हो। ठीक है, कोई भी गैप नहीं है एज और जेंडर में। ठीक है, कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, साइज ऑफ फैमिली, एंड इट इज़ पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, और दूसरी कंट्री में भी हो सकता है, पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री। एंड इस यहाँ पे 1570 प्रोसीजर इंक्लूडिंग 23 स्पेशलिटीज़। बेनिफिशरीज में क्या है, 50 करोड़ इंडिविजुअल हैं, 10 करोड़ पुअर एंड वनरेबल फैमिलीज हैं, जो बॉटम 40% में आती है इंडियन पॉपुलेशन के। इट इज़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, ये 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रोवाइड की कंप्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी एंड्राइन पॉपुलेशन को। आयुष्मान भारत इंडिया के लिए है, सेग्रो पॉपुलर ये मैक्सिको के लिए सेग्रो पॉपुलर 30 भारत प्रोजेक्ट है हमारा, थाईलैंड के लिए, एंड मेडिकेड CHIP है USA के लिए। फिर इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड प्रोग्राम पोर्टल टू फाइट अगेंस्ट COVID-19। द प्रोग्राम जो IGOT इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, इट ऑफर्स ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर द डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, हाइजीन, जो भी ऑक्सिलरी नर्सेज, मिडवाइस, उनके लिए क्या प्रोवाइड करता है ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल। इट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं सिविल सर्विसेज को, सर्वेंट्स को, उसी के लिए वही ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे इनको। ठीक है, IGOT प्लेटफॉर्म में COVID-19 के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। एंड वेरियस प्रेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेशनल कैडेट कॉर्प्स हो गया, नेशनल युवा संगठन NSS हो गया, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स एंड एज अ वॉलंटियर ग्रुप। ठीक है, जो COVID-19 को फाइट करना है तो उनको आराम से ऑनलाइन इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है, IGOT पोर्टल इसके अंदर है मिनिस्ट्री के दीक्षा HRD के दीक्षा प्लेटफॉर्म पे। तो ये क्यूरेटेड एंड रोल स्पेसिफिक कंटेंट देते हैं एंड टू ईच लर्नर एट द प्लेस ऑफ द वर्क और द होम और टू एनी डिलीवरी ऑफ द चॉइस। एसेट क्वालिटी रिव्यू देखें तो रिव्यू प्रोसेस ऑफ द बैंक एंड कैरियर ऑफ द RBI ऑडिटर्स अपॉइंटेड बाय RBI फॉर वेरीफाइंग द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर डिटरमाइन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेस्ड लोन्स। ठीक है, RBI बैंक्स में ये क्या करती है, एसेट क्वालिटी का रिव्यू करती है कि क्वालिटी जो बैंक की एसेट की क्वालिटी क्या है, बैंक छुपा तो नहीं रहा है NBO। तो
ऑडिटर जो RBI अपॉइंट करता है वो एसेट क्वालिटी रिव्यू करते हैं बैंक्स का। सो जैसे ग्लोबल क्राइसिस आई थी 2007 के, तो G20 जो कंट्री उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। तो रेगुलेशन मेजर को डिज़ाइन करता है बैंक्स को कि फ्यूचर में बैंक फेलियर ना हो। तो ये बैंक, ठीक है, इट इज़ फंडेड बाय द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS। तो BIS ऐसा फंड करता है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। कहाँ पे? बेसल स्विट्जरलैंड, बेसल स्विट्जरलैंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, बेसल स्विट्जरलैंड में, एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। बनाना स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक्स, तो 1918 टू 1920 आया था। 500 मिलियन पीपल की लाइफ चली गई थी इसमें, जो पैसिफिक रिमोट आइलैंड थे, आर्कटिक में थे। तो बहुत सारे लोग मर गए थे, 550 से लेकर 100 मिलियन पीपल राइट। ज़्यादातर इन्फ्लुएंजा जो आउटब्रेक है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ किसकी होती है? बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एंड बहुत ही ज़्यादा यंग, और ये मिडिल वाले होते सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जो स्पेनिश फ्लू था, जो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में था, वहाँ पे यंग एडल्ट में ज़्यादा डेथ हुई थी, क्योंकि वो लोग वॉर में जाते हैं, यंग एडल्ट। तो बहुत ज़्यादा लोग मारे, जैन वर्ल्ड वॉर एंड वर्ल्ड 2 में नहीं मरे जितने स्पेनिश फ्लू से मर गए थे। ठीक है, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? सीक टू क्वान्टिफाई इशूअर एबिलिटी टू मीट डेप्ट ऑब्लिगेशन। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बताती है कि जो भी इशूअर है, ठीक है, कि वो अपना जो भी डेप्ट ऑब्लिगेशन है पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ज़्यादा रेटिंग होगी मतलब ये अपना लोन अच्छे से चुका पाएगा। तो फेवरेबल होता है, तो फैसिलिटेट करता है कंट्री को एक्सेस ग्लोबल कैपिटल मार्केट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, अगर देखा जाए तो हमारी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, हमारी गवर्नमेंट की रेटिंग्स अच्छी है, अच्छी होंगी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, तो लोग लोन अच्छे से दे देंगे, जैसे इंडिया जैसे कंट्री को। स्पेक्युलेटिव ग्रेड, इन्वेस्टमेंट ग्रेड, ठीक है, तो ये क्या है कि ये ग्रेडिंग है। स्पेक्युलेटिव ग्रेड, इन्वेस्टमेंट ग्रेड, एक टर्म न्यूज़ में था, यूज्ड टू डिफर ग्रेडिंग गिवन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डिफरेंट टाइम ऑफ बॉन्ड्स को कुछ ग्रेडिंग देती है, तो स्पेक्युलेटिव ग्रेड, इन्वेस्टमेंट ग्रेड। ठीक है, अगर बॉन्ड जो स्पेक्युलेटिव ग्रेड का है तो उसकी रेटिंग लोअर होगी, ठीक है, BAA से कम होगी स्पेक्युलेटिव ग्रेड की। मूडी क्या होगी? वो BA से कम देगी, एंड स्टैंडर्ड्स एंड पुअर BBB से कम देंगे। एंड नॉन रेटिव बॉन्ड्स, ठीक है, वो भी स्पेक्युलेटिव ग्रेड होते हैं जिनकी रेटिंग ही नहीं है, ठीक है, जहाँ पे BA BB और हायर है उनको इन्वेस्टमेंट ग्रेड बोलते हैं। अगर आपकी रेटिंग, ठीक है, BAA और BBB से नीचे चली गई, मतलब आपका स्पेक्युलेटिव ग्रेड में चला गया, उससे हायर है तो आपका इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे आता है। तो ये रेटिंग एजेंसी देती है। बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर 80, कि एपिडेमिक का ट्रांसमिशन पोटेंशियल क्या है, उसके रिप्रोडक्शन नंबर से पता चलता है। एंड कितने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेज एंड डिसीज एंड क्रिएटेड कॉज बाई सिंगल इंडिविजुअल। R0 इंटरप्ले होता है बिटवीन द नंबर ऑफ द पीपल इन्फेक्टेड पर्सन मीट एंड द प्रोबेबिलिटी विच विल स्प्रेड द इन्फेक्शन ऑफ द पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद P। तो R0 K एंड P में जितना अफेक्ट होता है वो R0 को अफेक्ट करता है। तो K क्या है कि कितने लोगों से एक बंदा मिलता है, तो ये K हो गया, और कितने लोगों से कॉन्टैक्ट में आता है, कितने लोगों को इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। तो K एंड P से आपका जो R0 होता है रिप्रोडक्शन नंबर, कि डिसीज़ में कितने एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेज आएंगे, तो आप K एंड P से लगा सकते हो। ये मतलब कितने बंदे से मिला है और कितने लोगों का इन्फेक्शन किया है उसने, कितनी प्रॉबिलिटी है वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। एडवांस इकोनॉमी, तो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे में टर्म यूज़ किया एडवांस इकोनॉमी। वो क्या होता है? IMF यूज़ करता है एडवांस इकोनॉमी का टर्म। तो मोस्ट डेवलप कंट्रीज इस वर्ल्ड में, ठीक है, उनको एडवांस इकोनॉमी बोलते हैं। कोई न्यूमेरिकल कन्वेंशन नहीं है कि वेदर कोई इकोनॉमी एडवांस है कि नहीं है। ब्लैक स्वान इवेंट, तो ब्लैक स्वान इवेंट अनप्रिडिक्टेबल इवेंट है, ठीक है, एक आप नॉर्मली जो एक्सपेक्ट करते हो कोई सिचुएशन, ठीक है, तो उसके अलावा कोई और सिचुएशन है, जैसे ब्लैक स्वान इवेंट बोलते हैं। ब्लैक स्वान, आप सोचोगे वाइट स्वान आएगा, लेकिन आपके पास ब्लैक स्वान आएगा, तो एकदम अनप्रिडिक्टेबल चीज़ आ गई, तो उसके काफ़ी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो ब्लैक स्वान इवेंट्स एक्सट्रीम रेयरिटी होते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट होता है, एंड दे वर ऑब्वियस इन हिंडसाइट। अब यहाँ पे क्या है? फिजिकल ऑस्टेरिटी, तो मीडिया में यूज़ करा जा रहा है फिजिकल ऑस्टेरिटी, मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना जो गवर्नमेंट बोरोइंग है वो कम कर देगी फिजिकल डेफिसिट कम करने के लिए ओवर द पीरियड ऑफ ईयर। ये डिफ्लेशनरी फिजिकल पॉलिसी होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, तो सब इकोनॉमिक्स बोले हैं ऑस्टेरिटी इज नेसेसरी रिड्यूस द बजट डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट को ऑस्टेरिटी लानी चाहिए, मतलब कम गवर्नमेंट स्पेंडिंग करनी चाहिए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करो कि हमारा फिजिकल डेफिसिट हो, हमारा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इकोनॉमी का बढ़ेगा, हम अभी फिजिकल डेफिसिट को कम करते हैं। इसे बोलते हैं फिजिकल ऑस्टेरिटी, फिजिकल गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करे फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए। ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आती है, जिसमें टोटल इंट्रामुरल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट परफॉर्म ऑन नेशनल टेरिटरी इंक्लूडिंग, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना हो रहा है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना हो रहा है, कितना गवर्नमेंट फंड करिए, तो इंडिया में 0.7% ऑफ GDP ओनली। ऑल इंडिया डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे AIDIS, ऑल इंडिया डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे NSSO ने किया है, ऑल इंडिया
डिकेंडली डेप्ट इन्वेस्टमेंट सिंस 26/9/1976 देखा है रूरल एंड अर्बन एरिया के लिए। तो सरनेस ने क्वांटिटी में इन्फॉर्मेशन दी कितनी एसेट है कितनी लाइबिलिटी कैपिटल एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड सेक्टर में कितनी एसेट है कितनी लाइबिलिटी से कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करा था हाउस होल्ड सेक्टर में। तो ये ऑल इंडिया डेप्ट इन्वेस्टमेंट सर्वे सारे हाउस होल्ड को देखा गया इनकी एसेट क्या है लाइबिलिटी क्या है उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। दिस इज ऑल इंडिया डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे बाई NSSO। वर्ल्ड बैंक एटलस मॉडल, तो ये क्या देखता है ऑफिशियल एस्टिमेट देखता है साइज ऑफ इकोनॉमी। तो वर्ल्ड बैंक एटलस बनाता है कि इस इकोनॉमी का कितना साइज है। तो देखता है बाय द GNI ग्रॉस नेशनल इनकम से देखा जाता है एंड ये US डॉलर में कन्वर्ट करते हैं सबको कंपेयर करने के लिए। तो एटलस मैथड ये स्मूथ करता है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन बाय यूजिंग 3 ईयर मूविंग एवरेज एंड प्राइस्ड एडजस्टेड कन्वर्जन फैक्टर। तो ये 3 ईयर मूविंग एवरेज रहता है प्राइस्ड एडजस्टेड कन्वर्जन फैक्टर। 2021 की बात करें तो लो इनकम इकोनॉमीज आर डिफाइंड विद दोस GNI पर कैपिटल कैलकुलेटिंग यूजिंग वर्ल्ड बैंक एटलस मैथड। ठीक है 2021 फिजिकल ईयर में देखा GNI पर कैपिटा, ठीक है उसको कैलकुलेट किया यूजिंग द वर्ल्ड बैंक एटलस। ठीक है तो हमारा क्या है GNI पर कैपिटा $1000 अराउंड, पर कैपिटा में $6000 हो जाता है। तो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है। ठीक है तो लोअर मिडिल इनकम कंट्री हो गई 1000 से लेकर 4000 तक, अपर मिडिल कंट्री 4000 से 12000 तक हो गई, हायर इनकम कंट्री जो $12000 से ज़्यादा कमाती है। तो वी मस्ट रिमेंबर 1000 से 4000, 4000 से 12000, 12000 से ऊपर मतलब हाई इनकम कंट्री। तो इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है, अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ में नहीं आता है। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं कंपनी यूज़ करती है लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज करने के लिए। ठीक है पब्लिक इशू किया जाता है, इनको पब्लिक खरीदती है। नॉन कैपिटल डिबेंचर जो होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी फिक्स टेन्योर होता है। ठीक है उन्हें रेगुलर इंटरेस्ट मिलता रहता है सर्टेन रेट पे। ग्रोथ लीड्स टू डेब्ट अनसस्टेनेबिलिटी इन इंडियन कंटेक्स्ट अगर देखा जाए तो ग्रोथ है वो डेब्ट सस्टेनेबिलिटी लेके आई है इंडियन कंटेक्स्ट में, लेकिन ऐसा नहीं होता हमेशा। तो इसमें बोला है कि इंटरेस्ट रेट ऑन डेब्ट पेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन लेस देन इंडियाज ग्रोथ रेट नॉट बाय नॉर्म नॉट बाय एक्सेप्शन। मतलब इंडिया ने जितना भी सपोज इंडिया की ग्रोथ हुई है 12%, हमने जो उधार लिया 10%, अभी भी हमारा 2% ग्रोथ ही हुआ है। ठीक है तो इसलिए हमारा ग्रोथ सस्टेनेबल है। ठीक है हमारे डेब्ट सस्टेनेबल है, मतलब हमने जितना डेब्ट लिया उससे ज़्यादा हमारी ग्रोथ हो रही है। अगर हम जितना इंटरेस्ट रेट लेकिन जितना लोन लें उससे कम हमारा ग्रोथ हो तो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो इंटरेस्ट रेट पेड बाय द गवर्नमेंट इज लेस देन द ग्रोथ रेट। ठीक है देन द इंटरमोरल बजट कंस्ट्रेंट फेसिंग द गवर्नमेंट नो लॉन्गर बाइंड्स एंड द फिनोमेना हाईलाइट द डेब्ट सस्टेनेबिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। तो ग्रास सस्टेनेबिलिटी डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, कितना इंटरेस्ट रेट पे करने में ग्रोथ रेट पे कितना डिफरेंस है उससे पता चलता है आपका डेब्ट सस्टेनेबल है कि नहीं है। ये ग्रोथ रेट कम हो आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो तो क्या फ़ायदा। ठीक है इसलिए हमारा सस्टेनेबल है क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। कॉन्ट्रैक्शनली में क्या होता है आप स्पेंडिंग कम कर दो टैक्सेस बढ़ा दो, एक्सपेंशनरी में स्पेंडिंग कम कर दो टैक्सेस कम कर दो। प्रो साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी कंसेप्ट ठीक है ऑफन इनकाउंटर करते हैं द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ऑफ स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। प्रो साइक्लिक द आउटकम ऑफ द पॉलिसी इज दैट deepen recession and amplifies expenditure thereby increasing fluctuation in the business cycle action when the fiscal जैसे रिसेशन आ जाए। ठीक है तो कॉन्ट्रैक्शन फिजिकल पॉलिसी ला गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दो, ठीक है टैक्सेस बढ़ा दो, एक्सपेंशन आ जाए। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी लेके आओ एक्सपेंशन के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम क्या कर दो बढ़ा दो और टैक्सेस कम कर दो। ये प्रो साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी। तो प्रो साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी में क्या था अगर रिसेशन होगा तो रिसेशन को और बढ़ा देगा और अगर एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन को और बढ़ा देगा। तो बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा था। काउंटर साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी अगर रिसेशन आ रहा है तो गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंशन आ रहा है तो गवर्नमेंट थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये होता है काउंटर फिजिकल साइकिल, जिससे फ्लक्चुएशन कम होते हैं बिजनेस साइकिल में। ज़्यादातर यूज़ होता है काउंटर साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी ना कि प्रो साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी। प्रो साइक्लिक फिजिकल पॉलिसी जैसे रिसेशन आ रहा है तो रिसेशन को प्रमोट करो, एक्सपेंशन को प्रमोट करो। एंड काउंटर साइकिल में क्या होता है अगर रिसेशन आ रहा है तो काउंटर करो एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन आ तो आप रिसेशन पे जाओ। नेशनल इनकम आइडेंटिटी तो ये बताता है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है गिवन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस द इन्वेस्टर। ओके ठीक है नेशनल इनकम आइडेंटिटी कंजम्पशन बता रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम ठीक है इनकम कितनी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी है, हाउस होल्ड स्पेंडिंग कितनी है, वह एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ठीक है इसमें देखा जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंशन हाउस होल्ड का, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कंपनी का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है तो ये GDP निकालते हैं इस तरीके से। ठीक है तो नेट इफेक्ट ऑफ रिसेशन इन द प्राइवेट सेक्टर में भी इन टर्म्स ऑफ लोअर प्राइवेट कंजम्पशन। ठीक है तो क्या हो रहा है रिसेशन आ रहा है एंड इसमें क्या हो रहा है तो मतलब प्राइवेट कंजम्पशन कम है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है,
ठीक है। प्राइवेट सेक्टर रिस्क नहीं लेना चाहता अभी अब, ठीक है। पेस्टिमिस्टिक है क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा था। तो सिनेरियो में काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई। गवर्नमेंट अपना स्पेंडेज बढ़ा देगी क्योंकि ना हाउस होल्ड इन्वेस्ट करे ना कि प्राइवेट। तो अब क्या करेगा, गवर्नमेंट स्पेंड नहीं करेगी, बोथ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो जीडीपी बढ़ेगी एंड आउटपुट गैप कम होगा। एंड बजटरी इंस्टीट्यूशन, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट है, फिजिकल रूल्स एंड बजट प्रोसेस रूल्स। तो फिजिकल रूल्स क्या करते हैं, सब्सटेंटिव कंस्ट्रेंट लगाते हैं पब्लिक स्पेंडिंग, टैक्सेशन, डेफिसिट, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंड ना करे, ठीक है। तो टारगेट्स रखता है, क्वांटिटी फिजिकल टारगेट 3% रखना है, अभी 9% हो गया था, एंड फिर अगले साल 6% होगा, फिर 4% होगा, तो गवर्नमेंट का टारगेट 3%। बजट प्रोसेस रूल करता है until procedural aspect of public budgeting to establish the competency of the actors involved in the budget process and online the procedures that cover the preparation, adoption, implementation of the budget. The entry gives an overview of different forms and characteristics of the institution and also their impact on the budgetary outcomes. स्लो डाउन होता है कि मतलब इकोनॉमी आपकी अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, जैसे 5% थी अब 4% ग्रोथ होगी, तो स्लो डाउन चल रहा है। रिसेशन क्या होता है कि आपकी जो 2 क्वार्टर तक कंसिक्यूटिवली 2 क्वार्टर्स तक आपकी ग्रोथ है नेगेटिव जाए तो आपका रिसेशन आ जाएगा। कंसिक्वेंटली 2 ईयर्स रिसेशन, तो इसे 1 क्वार्टर हो गया, जैसे आ गया आपका अप्रैल टू जून, सेकेंड आ गया आपका जुलाई टू सितंबर एंड थर्ड आ गया आपका अक्टूबर टू दिसंबर। तो ये तीनों क्वार्टर में, 2 क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ है, मतलब रिसेशन आ गया। अक्टूबर दिसंबर में हमारा पॉजिटिव हो गया था, तो हमारा 0.4% पॉजिटिव आ गया था। और अगर रिसेशन क्या होता है कि -10% ग्रोथ रेट हो और कॉन्सिक्वेंटली 3 साल तक, तो उसे बोलेंगे रिसेशन, ग्रेट डिप्रेशन बोलेंगे। डिप्रेशन तभी बोलते हैं 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, 10 सालों तक ग्रोथ ही नेगेटिव रही थी, उससे -10%, तो ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं उसे। और पहले बार लॉकडाउन लगा तो हमारी जो इकोनॉमी थी -23 कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी, सेकंड क्वार्टर में -7.5 है, थर्ड क्वार्टर में 0.4% हो गए थे, मतलब पॉजिटिव में आ गई थी। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 4.3% कॉन्ट्रैक्ट करेगी वर्ल्ड की इकोनॉमी एंड IMF के हिसाब से 3.5%। नेशनल पर कैपिटा इनकम है 1870 से देखा जाए सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुई है, हाईएस्ट डिक्लाइन हुई है नेशनल पर कैपिटा इनकम। पर स्प्रेडिंग इवेंट क्या होता है, जब 10 या 100 केसेस तक आप ट्रांसफर करते हो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट हो जाएगा। अगर देखो R0 1 से कम है तो ये सही है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेंड एक बंदा ज़्यादा से इन्फेक्ट नहीं कर रहा, एक बंदे को भी नहीं कर रहा है। R0 1 है तो बोला एक बंदे को इन्फेक्ट कर रहा है। R0 अगर 1 है तो पेंडेमिक बन सकता है, R0 अगर इज ग्रेटर देन 1। स्पैनिश फ्लू था, उसने 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को किल कर दिया था। सो सर्वेशन असेसमेंट में सबसे ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ कहाँ पे है, हमारा सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में, फिर महाराष्ट्र में, देन मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ है। होता है ODF, ODF मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया। ODF प्लस क्या होता है, यहाँ पे आप हाइजीन भी मेंटेन करें, जो टॉयलेट है, जो टॉयलेट आ गया तो ODF हो गया, ठीक है। टॉयलेट के साथ आप पानी यूज़ करो, हाइजीन मेंटेन, ODF प्लस। तो ODF प्लस प्लस क्या होता है कि आप स्लज सेप्टेज मैनेजमेंट, ठीक है, वहाँ पे अच्छे से स्लज भी मैनेज कर रहे हो। ODF आप मतलब टॉयलेट्स बन गए, टॉयलेट को अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, हाइजीन मेंटेन कर रहे हो। ODF प्लस प्लस मतलब आप अच्छे से स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट कर रहे हो। जल शक्ति अभियान का हमारा क्या है कि ये हमारा वाटर प्लस मतलब जो टॉयलेट का पानी बहा देता है उसको रीयूज़ करना चाहिए, ये वाटर प्लस अभियान। ऐसा बोला जाता है इंडिया में केस कम है क्योंकि इंडिया में BCG वैक्सीन यूज़ करा, दैट इज बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। तो प्राइमरली ये BCG वैक्सीन किसके लिए होती है, TB के लिए, दिस फॉर TB या लेप्रोसी, TB या लेप्रोसी। BC मीन्स बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन। तो जो मॉडल APMC एक्ट जो आया था वो कब आया था, इट इज़ इन 2003, मॉडल APMC एक्ट। सो बजट में क्या क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है एक्चुअल एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट एंड रिवाइज एस्टिमेट। बजट एस्टिमेट अगले साल के, जैसे 2021-22, ठीक है। एंड रिवाइज एस्टिमेट, जैसे लास्ट ईयर का भी बजट एस्टिमेट दिया जाएगा 2020-21 का, आप उसको क्या हुआ रिवाइज कर लिया, जैसे कोरोना वायरस आ गया, अलग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, तो रिवाइज एस्टिमेट हो गया अपना 2020-21 का। सेम ईयर का बजट एस्टिमेट रिवाइज एस्टिमेट होता है, एंड यहाँ पे तो एक्चुअल डेटा होता है किसका, 2019 और 20, वो पूरा कंप्लीट हो चुका था, उसका एक्चुअल डेटा मिल जाता है। गवर्नमेंट तो मिनिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ABC। तो A मिनिस्ट्री अपना कितना भी स्पेंड कर सकती थी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कितना भी पैसा गवर्नमेंट ने बहुत स्पेंड नहीं, पढ़ाई बहुत इन्वेस्ट किया। B वाले 20% अपना स्पेंड कर सकते थे, एंड C वाले 15%। एंड अगर ये कैपिटल में इन्वेस्ट करते तो ये सीलिंग जो थी 20-15 वाली वो हट जाती B और C के लिए, और वो कैपिटल इन्वेस्ट करते थे, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते थे। इन्वेस्टमेंट मतलब जहाँ पे एसेट क्रिएट हो रहा है, गवर्नमेंट चाहती है एसेट क्रिएट करना, तो वहाँ पे ये जो लिमिट थी वो हटा दी थी। कोरोना वायरस टाइम सारी नेगेटिव ग्रोथ थी, डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में, एक्साइज ड्यूटीज़ को छोड़ के एक्साइज ड्यूटीज़ में पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है।
और इस बार बहुत ही कम होता है। इस बार क्या हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है डायरेक्ट टैक्स से। GST एंड कस्टम टैक्स कम हुआ तो गवर्नमेंट ने शॉर्टफॉल को पूरा किया, एक्साइज टैक्स करा दिया। 2020 का अगर बात करें तो जो मेजर सब्सिडी है, जैसे फूड सब्सिडी, न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी, यूरिया सब्सिडी, पेट्रोलियम, सबकी नेगेटिव ग्रोथ देखी गई है। तो गवर्नमेंट के मेजर्स से देखो, एक थे एबव द लाइन, एक थे बिलो द लाइन। तो एबव द लाइन बजट में रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे गवर्नमेंट टैक्स कट करते, ठीक है, रिलीफ दे दे, जैसे कैपिटल ग्रांट दे दे, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स से स्पेंडिंग बढ़ाए, तो सब बजट में रिफ्लेक्ट होगा। तो होता है एबव द लाइन मेजर्स। एंड बिलो द लाइन होता है जहाँ पे गवर्नमेंट का बजट में नहीं दिखता। हाँ, फ्यूचर में बढ़ सकता है गवर्नमेंट का डेफिसिट, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। जैसे इक्विटी इंजेक्शन, तो गवर्नमेंट क्या करे, कहीं से शेयर्स खरीद ले, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे लोन दे दे तो क्या होगा, लोग वापस करेंगे लोन। तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट पे बोझ नहीं पड़ा। एसेट परचेज, गवर्नमेंट कुछ खरीद ले तो एसेट खरीद ले, तो वहाँ पे लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए। तो ये सब है बिलो द लाइन। अबव द लाइन बजट में दिखते हैं, बिलो द लाइन बजट में नहीं दिखते। ज़्यादातर जो मेजर्स हमारे गवर्नमेंट के थे वो थे अबव द लाइन, लाइक 2.2% ऑफ GDP हमारे गवर्नमेंट ने अबव द लाइन इन्वेस्ट किया, 2.2% ऑफ GDP। गवर्नमेंट ने फिस्कल स्टिमुलस के लिए कितना पैसा दिया था, तो अराउंड 29 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ मान लो, जिसमें जो हमारा था 15% ऑफ GDP एंड 9% ऑफ GDP तो गवर्नमेंट ने दिया था आत्मनिर्भर भारत पैकेज में। इनकम टैक्स की अगर दिक्कत है तो उसका ऑम्बड्समैन इनकम टैक्स का 2003 में, और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर आपको दिक्कत है तो उसका ऑम्बड्समैन आया था 2011 में। इनकम टैक्स ले 2003 में एंड 2011 में इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। 2019 में हमने दोनों को ही अबॉलिश कर दिया है। 2019 में दोनों ही को अबॉलिश कर दिया है। ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए हमने स्टैब्लिश किया आयकर सेवा केंद्र। वी हैव एस्टैब्लिश आयकर सेवा केंद्र। सो अगर डायरेक्ट टैक्स देखें तो हमारा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, इनकम टैक्स आ जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है, तो मिलके 55% बना देता है। इनडायरेक्ट टैक्स हमारा आता है अराउंड 45%। देखिए हमारा डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा होता है। डायरेक्ट टैक्स में हमारा आ जाता है कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा आता है GST सबसे ज़्यादा, और एक्साइज ड्यूटी एंड देन कस्टम ड्यूटी। डायरेक्ट टैक्स होता है हमारा अराउंड 55%, इनडायरेक्ट टैक्स अराउंड 45%। गवर्नमेंट का कर्जा कितना है, इट इज़ 97 लाख करोड़, ठीक है। इसमें 88% है वो पब्लिक डेट है, 10% पब्लिक अकाउंट लाइबिलिटीज़ है। इसमें नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, स्टेट प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, डिपॉजिट अंडर अकाउंट। ज़्यादातर जो हमारा खर्चा है वो हमने अंदर से लिया है, कर्ज जो लिया है अंदर से लिया है। FRBM के आने के बाद हमारा डेब्ट टू GDP रेशियो है वो स्टेडली डिक्लाइन किया है आफ्टर 2003। FRBM 2003 रेटिंग डाउनग्रेड है, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इफेक्ट पड़ता है FPI पे, ये सबसे ज़्यादा नीचे जाती है। तो हमारा रेटिंग जो होती है मूडी और फिच होती है, S&P ओवर्स रेटिंग ये सब करके, तो हमारे FPI पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हमारी जो क्रेडिट रेटिंग जो है वो एक जो हमारा जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो हमारा कम करती हैं, बढ़ाती हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बस FPI पे फ़र्क पड़ता है।